हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हार्मोन्स का सेकंड पार्ट। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले हार्मोन्स में जो डिस्कशन किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है। वहीं जो हमारी थाइमस ग्लैंड थी, थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और ओल्ड एज में ये क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। अब हम लोग कहेंगे कि ओल्ड एज में आखिर कैसे डिप्लीट हो रही है, तो एक इसका क्राइटेरिया होता है और इसका मेन फंक्शन होता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन का, यानी कि प्रतिरक्षियों के उत्पादन का। क्योंकि ये हमारी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, और डब्ल्यूबीसीज में भी वो कौन सी, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उन टी लिम्फोसाइट्स को ये फॉर्म करती हैं, और जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इनहैंस होती है। और सीनियर सिटीजन्स में ये डिप्लीट हो जाती है थाइमस ग्लैंड, जिसकी वजह से आप लोग अगर अपने घर परिवार में देखिए तो जो सीनियर सिटीजन्स होंगे, जो वृद्ध होंगे, वो अक्सर बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी थाइमस ग्लैंड डिप्लीट हो चुकी है, दूसरा उनमें क्या है कि थाइमस ग्लैंड के डिप्लीशन के साथ साथ, यानी कि उसकी विलुप्ति के साथ साथ भाई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, टी सेल्स नहीं बनेगी, तो कोई भी माइक्रोब्स अगर शरीर में आता है तो उससे क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएंगे। और यही कारण होता है कि वृद्धों में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर हार्मोन्स में देखें तो यहां पर हार्मोन्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थाइमस के बाद जो हमारा अगली ग्लैंड है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है, और इस मिश्रित ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पैंक्रियाज। ठीक है, क्या कहा जाता है, पैंक्रियाज कहा जाता है। तो पैंक्रियाज हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, ये हमारा क्या है, अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको भी मेंटेन करने का काम किसका है, इसी अग्नाशय का है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के बारे में एक चीज जानिए कि ये क्या है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी कि हमारे शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, पैंक्रियाज है। ठीक है, यानी कि अग्नाशय। साथ ही साथ अगर यहां पर देखें तो पैंक्रियाज में क्या होता है कि ये इंसुलिन का उत्पादन करता है, जो कि हमारा एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, जिसकी वजह से उसके लेवल में, यानी कि उसकी मात्रा में परिवर्तन होने के कारण हम लोगों को क्या कॉज हो जाता है, हम लोग डायबिटिक हो जाते हैं, यानी कि हम लोगों को मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है। तो जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में उपस्थित होता है हमारा क्या, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, क्या होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है। और ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं या कुप्पिकाएं। इनको क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या कुप्पिकाएं। और इनमें खास तौर पर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल। अल्फा सेल्स का काम क्या होता है, ये रिलीज करती हैं ग्लूकेगॉन को। ठीक है, क्या रिलीज करती हैं, ग्लूकेगॉन को। और ग्लूकेगॉन क्या है बेटा, ग्लूकेगॉन होता है हम लोगों का एक एंजाइम होता है। ठीक, वहीं जो इसी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारी बीटा सेल्स होती हैं, यानी कि बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन को। ठीक है, किसको उत्पादित करती हैं, तो हमारा जो इंसुलिन होता है, जो कि हमारा क्या है, हार्मोन। तो देखिए, एक तो ये एंजाइम को रिलीज कर रही है, दूसरा ये क्या रिलीज कर रही है, हार्मोन को रिलीज कर रही है। और इसी की वजह से ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। तो भी आंसर आपका क्या होगा, पैंक्रियाज ही होगा, यानी कि अग्नाशय होगा। ठीक है। अब ग्लूकेगॉन का काम अगर हम लोग समझें कि क्या होता है,
देखो बेटा, जब हम लोगों को स्टार्वेशन होता है, स्टार्वेशन मतलब जब हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता, तो क्या होता है, थोड़ी देर तक हमें भूख लगती रहती है, फिर हम कहते हैं कि हमारी भूख खत्म हो गई। तो भूख के खत्म होने को हम लोग ओवरऑल क्या कह देते हैं कि हमारी भूख मर गई। तो ये खत्म कैसे होती है? तो एक बार में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमें ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज पूरा शरीर में इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, पूरा शरीर में इस्तेमाल नहीं होता है, जितनी जरूरत है उतना यूज होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो फूड का स्टोरेज है, यानी कि भोजन का जो भंडारण है, वो किस रूप में होता है? तो फूड का स्टोरेज हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? तो यही एंजाइम जो कि है हमारा ग्लूकेगॉन। ठीक है, अब ये जो ग्लूकेगॉन है ये क्या कर रहा है? ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल रहा है। ग्लूकोज आ कहां गया? ग्लूकोज आ गया हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे रक्त में आ गया। अब ब्लड में जब ये हमारा ग्लूकोज आ गया, तो ब्लड में आ गया तो शरीर की सारी कोशिकाओं को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उनकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी, और हमारी भूख शांत हो जाती है। और साथ ही साथ जब तक बेटा इंसुलिन नामक हमारा हार्मोन नहीं रहेगा, यानी कि इंसुलिन अगर नहीं रहेगा, तो इंसुलिन काम किसका करता है? एक चाबी का काम करता है, यानी कि ये एक की का काम करता है, चाबी का काम करता है। जब तक चाबी नहीं होगी तब तक आप ताला खोल करके अंदर नहीं जा सकते, तोड़ के जा सकते हो लेकिन खोल के नहीं जा सकते। और इसीलिए अगर हम लोग देखें तो इंसुलिन जब ब्लड में होगा तो ये चाबी का काम करेगा, ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने में मदद करता है। और इसी कारण से हम लोग देखें कि इंसुलिन हमारे लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये मेजर रोल होते हैं किसके? हमारे पैंक्रियाज के, यानी कि अग्नाशय के। ठीक है, अब पैंक्रियाज के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी बॉडी की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी कि ये कौन सी है? ये कहलाती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्या कहलाती है ये? एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। ये प्रेजेंट कहां होती है? तो हमारा बेटा जो हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन यूनिट है ना, फिल्ट्रेशन यूनिट यानी कि जहां पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है, छनता है, वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड से निकल जाते हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है, यानी कि बहिष्करण तंत्र का भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी यानी कि वृक्क। ठीक है, और किडनी के ऊपर ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, एक मुकुट की सी संरचना आपको दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किडनी ने क्या लगा रखा है? एक कैप लगा रखा है, टोपी पहन रखी है। ठीक है, तो ये जो किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यही आपका क्या है? एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और एड्रिनल ग्लैंड में अगर हम लोग देखें तो इसके भी क्या होते हैं? 3 पार्ट खास तौर पर होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इसका मेडुला का पोर्शन, मेडुला बीच में होगा, कॉर्टेक्स बाहर होगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है एड्रिनल कैप्सूल। ठीक है, क्या कह देते हैं? एड्रिनल कैप्सूल इसको कह दिया जाता है। और इसी एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? हमारा रिलीज होता है हार्मोन, कौन सा? एड्रीनैलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एड्रीनैलिन हार्मोन, यानी कि अधिवृक्कीय हार्मोन स्रावित होता है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रीनैलिन हार्मोन को स्रावित करती है। और एड्रीनैलिन हार्मोन जो है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको कहा जाता है बेटा फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन। अब यहां पर देखिए कि फ्राइट यानी कि डरना, आप लोगों को डर
अलग अलग तरीके से लगता है, अलग अलग चीजों से लगता है। जैसे घर पे कुछ कर रहे हैं, कुछ आपने तोड़ दिया, अब ये फील हुआ कि अब तो कूटे जाओगे, तो वो डर ही तो है, ठीक है। या बचपन में आप लोगों को अंधेरे से डर लगता था, ठीक है, कि अंधेरे में जाएंगे नहीं, रात को पता चला टॉयलेट लगी हुई है लेकिन जा नहीं रहे, जब घर में पेरेंट्स उठेंगे या कोई आपके सिबलिंग्स जो आपसे बड़े हैं उनको आप उठाएंगे और वो लाइट जलाएं तभी आप जा करके टॉयलेट करने जाएंगे, तो ये आपका हो गया, ठीक है। या कहीं जा रहे हो, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो और अचानक से ये फील हुआ कि गाड़ी स्किड हुई, जब ये लगा कि ये अब गए, तो डर महसूस होता है कि कहीं टपक ना जाए। तो ये जितने भी तरीके का आपका डर की अनुभूति होती है, यानी कि आपको फियर लगता है, तो ये फियर जो है, डर जो है, ये फ्राइट में ही आता है और ये इसी हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। और जब आपको डर महसूस होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, यानी कि श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपकी, हार्ट रेट का बढ़ना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, ये किसकी वजह से होता है? इसी एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। फ्लाइट, विपरीत परिस्थिति में कहीं से भागना, ठीक है। विपरीत परिस्थिति में कहीं से भागना यानी कि एडवर्स कंडीशन में कहीं से खिसकना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आते जाते हो, पता चला 5-6 आकर के उसको कूटने लगे, आप वहां से खिसक लेते हो, क्यों? बाकियों को बुलाने के लिए, कोई जरूरी थोड़ी ना है डर के भागे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक लौट करके आए तब तक पता चला कि उसको समेटना पड़ रहा है, अपने फ्रेंड को उठा करके सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो एडवर्स कंडीशन में आपको कहीं से भागना, कहीं बैठे हुए हैं, पता चला आप बैठे हुए हैं, बगल में सांप आपको दिख जाए, तो उससे हालचाल तो लोगे नहीं कि आइए सर कैसे आना हुआ, बैठिए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, नाश्ते में क्या लेंगे आप, मेढक या चूहा, तो ये सब तो होगा नहीं। क्या होता है कि आपने सांप देखा और तुरंत भागे कि कहीं वो काट ना ले। तो ये जो चीजें हैं, विपरीत परिस्थिति में कहीं से खिसकना, तो ये कहलाता है फ्लाइट। और ये भी आपका किसकी वजह से होता है? ये भी इसी एड्रेनालिन हार्मोन के ही कारण होता है। और फाइट, पता चला आप क्या हुआ, कहीं जा रहे हो और 15-20 ने आकर के आपको घेर लिया। अब वहां ऐसा तो है नहीं कि आप बस खाली हाथ पैर उनके जोड़ने लगे। आप क्या कोशिश करोगे? पहले सोचोगे कि साउथ के सुपरस्टार बन जाए, ठीक है, कि एक पंच मारा और बंदा स्पेस में पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, ठीक है। तो ये सारी कोशिश करते हैं। एडवर्स कहीं घिर गए तो अब आप उससे लड़ रहे हो, क्यों? अपनी जान को बचाना है, और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही एड्रेनालिन हार्मोन ही होता है, ठीक है। तो ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है आपका, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एडवर्स कंडीशन में रिलीज हो रहा है, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो हमारी प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं, ठीक है, क्लियर? कौन से? रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रत्यावर्ती क्रियाएं, जिनको हम लोग सडन एक्शन कह देते हैं। तो उन्हीं सडन एक्शन में भी ये पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हो बहुत तेज, अचानक से कोई सामने आ गया तो आपका ब्रेक लग जाता है, लेकिन आप सोच के तो नहीं लगाते, वो अपने आप लगता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको करवाने के लिए यही एड्रेनालिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है, ठीक है, क्लियर? तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज करती है, और इसी को फ्राइट फ्लाइट फाइट यानी कि डरो लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, क्लियर? और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भागीदारी निभाता है, ठीक है। अब अगली ग्लैंड जो है हमारी, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी कि हमारे प्रजनन तंत्र का भाग है, ठीक। मेल में अगर हम लोग देखें, मेल्स की बात करें यानी कि पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है टेस्टिस या टेस्टिकल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहा जाता है, हिंदी में इनको कहते हैं वृषण, ठीक है। इनका मेन रोल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन का, ठीक। साथ ही साथ वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी? फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती हैं? ओवरी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कह देते हैं अंडाशय, ठीक है, जो कि ओवम का प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि
अंडाणुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट है, ओवरीज ये वाला पोर्शन होता है, और टेस्टिस जो है वो ये है। ठीक, अब यहां पर देखें तो ये जो है जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट है, यानी कि हमारे जननांगों का भाग है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है, यानी कि वृषण में क्या होता है, यहां पर मेन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हमारे प्रजनन तंत्र से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं, उनमें दो हार्मोन आते हैं। एक तो हमारे कहलाते हैं कौन से, एक कहलाते हैं हमारे एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, एस्ट्रोजेंस कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस होते हैं। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजेंस, फीमेल्स में देखा जाए तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों रिलीज होते हैं, जबकि मेल्स में मेनली एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजेंस की अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रोजेंस में अगर देखा जाए तो फीमेल में जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। और इसी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देखें तो जो एग प्रोड्यूस होगा, ये एग ओवरी से निकलता है, यानी कि आपका जो अंडाशय है, अंडाशय से निकलेगा, और ये एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ही अगर इसको स्पर्म मिल गया एग को, तो ये क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि निषेचित हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग लुढ़कता हुआ आएगा कहां पर, आप यूट्रस में आएगा, गर्भाशय में, और यूट्रस में आकर के ये यहां पर बाइंड हो जाएगा, और फिर बेबी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बच्चे का निर्माण होगा। और अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो ये जो एग सेल है ये आती है, और आने के बाद फिर क्या होती है, ये डीनेचर होकर के, यानी कि नष्ट होकर के ये शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसी को कहा जाता है मासिक धर्म या मासिक चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि पीरियड्स होते हैं। तो ये हमेशा ओव्यूलेशन करती है। एक बार एग इस ओवरी से, फर्स्ट ओवरी से प्रोड्यूस होगा, फिर नेक्स्ट मंथ किससे प्रोड्यूस होगा, सेकेंड ओवरी से प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, और एक टाइम स्पाम होता है। इवन आप लोग ये भी देखते हैं बेटा, आप लोगों को क्या रहता है कि आप मार्केट में जाते हो, आप में से कई लोग जो होंगे जो एगिटेरियन होंगे। एगिटेरियन यानी कि पक्षी फल खाते होंगे, मतलब अंडे खाते होंगे। ठीक है, पक्षी फल ही है। तो एग्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फर्टाइल एग होता है और एक नॉन फर्टाइल होता है, जिसको इनफर्टाइल भी कहा जाता है। मतलब क्या है, फर्टाइल यानी कि जो जिससे कि चूजा निकले, और जो इनफर्टाइल है जिससे चूजा कभी नहीं निकलता, चाहे कितने भी दिन आप उनको रखे रहो। ठीक है, तो फर्टाइल एग और इनफर्टाइल एग, तो हैंस में या बर्ड्स में भी यही प्रोसेस होता है, उनमें भी ओव्यूलेशन होता है। अगर उनमें स्पर्म मिल गया, यानी कि मेटिंग अगर हो गई, तो उसके बाद अगर उनको स्पर्म मिल गया, तो जो अंडा बनेगा वो फर्टाइल एग होगा। ठीक है, उससे चूजे का निर्माण होगा। लेकिन ऐसे जो आप लोग कॉमनली खाते हो फार्मी एग, उसको अगर देखिए तो वो इनफर्टाइल होता है। उसमें क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन के थ्रू एग के फॉर्मेशन होकर के वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उस अंडे से चूजा कभी भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, अब वही मेल्स में अगर देखा जाए तो मेल्स में टेस्टिस जो है यहां पर रिलीज कर रहे हैं किसको, एंड्रोजेंस को। और एंड्रोजन में जो मेन हार्मोन होता है बेटा, उसको कहा जाता है क्या, उसको कहते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है इसको कहा जाता है मेल हार्मोन, यानी कि पुरुष हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल हार्मोन होता है ये करता क्या है,
एक तो बॉडी के डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करता है, यानी कि शरीर के निर्माण में भागीदारी निभाता है, हमारी इफिशियंसी को गवर्न करता है, यानी कि शरीर की क्षमता को नियंत्रित करता है, और तो और स्पर्म का प्रोडक्शन भी करवाता है। और हम लोगों की जो एडल्ट्रीनेस है, यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वयस्क हो गया है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज आता है, उसकी बियर्ड और मुस्टैचेस बढ़ने लगती है, यानी कि दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं। तो ये किसके कारण होता है? इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मेल हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में भी हेयर्स, मुस्टैचेस की जगह पर हेयर्स का फॉर्मेशन, यानी कि वो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मूछें निकल आई हैं इनकी। तो वो इसी एंड्रोजेंस के कारण होता है, क्योंकि फीमेल्स में ये दोनों ही होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों रिलीज होते हैं। ठीक है। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो स्पर्म है, ये आपका जो एक ट्यूब है, और इस ट्यूब को कहा जाता है वेस डिफरेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेस डिफरेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, वेस डिफरेंस कहा जाता है। तो वेस डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आते हैं कहां पर? आगे की तरफ पाइप में, और फिर उसके बाद ये जो हमारी यूरिथ्रा होती है, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र नलिका, जिससे हम लोग शरीर से, हम लोगों के शरीर से यूरिन एक्सक्रीट होता है, तो ये उसी यूरिथ्रा में स्पर्म पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या हो गया? फीमेल हार्मोन हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, जब हम लोगों ने इन सभी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहां पर क्या है कि एक आता है कि जो प्रोसेस होता है किसका? नसबंदी का। तो नसबंदी में फीमेल की अलग है और मेल की अलग है, लेकिन इनको कहा क्या जाता है? क्या उसमें ये पूरा पोर्शन हटा दिया जाता है, या टेस्टिकल्स को हटा दिया जाता है? क्या होता है? तो इसकी चीज को समझिएगा। यहां पर अगर हम लोग देखें, तो जो हम लोगों का क्या है यहां पर पोर्शन, मेल्स में अगर देखा जाए, यानी कि पुरुषों की अगर हम लोग बात करें, तो पुरुषों में क्या होता है बेटा? ये जो वेस डिफरेंस है, यानी कि वेस डिफरेंस यानी कि ये जो पाइप है, इस पाइप को कट अगर कर दिया गया, यहां से क्या कर दिया गया? काट दिया गया। तो काट दिया गया तो क्या टेस्टिकल से जो स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म क्या आगे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो यहां पर आपका ये क्या होगा? ये वेस डिफरेंस है, और वेस डिफरेंस को काट दिया जाता है, तो बनता है क्या? आपका बनता है वैसोटोमी। वैसोक्टोमी इसको कहा जाता है। ठीक है। वैसोक्टोमी हिंदी में भी, इंग्लिश में भी नाम यही रहेगा, वैसोक्टोमी। पुरुषों के जो वेस डिफरेंस है, पुरुषों की नसबंदी जो है वो क्या कहलाती है? वैसोक्टोमी कहा जाता है। और इसको नसबंदी ना कह करके क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नलबंदी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नलबंदी कहा जाता है। तो नलबंदी यानी कि वैसोक्टोमी, ये किसके लिए है? ये मेल के लिए यूज होता है शब्द। अब वहीं फीमेल्स में क्या है? ओवरीज हैं, और ओवरी से क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, और यहां पर आती है फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया गया, तो ट्यूब को काटा गया, तो ये बनता है क्या? ये कहलाता है आपका ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, क्या कहलाता है? ट्यूबैक्टोमी कहलाता है। और इसको कहा जाता है स्त्री नसबंदी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्त्री नसबंदी कहा जाता है। तो अगर नसबंदी की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? अगर नसबंदी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि क्या है? कि वो बात हो रही है स्त्रियों की, यानी कि फीमेल्स की बात हो रही है। और अगर यहीं पर बात हो किसकी? नलबंदी की, तो इसका मतलब है कि वो मेल्स की बात हो रही है, यानी कि पुरुषों की बात हो रही है।
ठीक है। तो ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को काटा गया तो बना क्या, ट्यूबेक्टोमी। और वैस डिफरेंस को काटा गया तो बना क्या, वेसोक्टोमी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कभी भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखिए, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो कौन सा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, तो टेस्टिस, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि स्त्री हार्मोन कहलाता है। और साथ ही साथ फीमेल के कैरेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको गवर्न कराना होता है, इन सब के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम लोग बात करें बेटा, तो जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां। पहली चीज जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं यानी कि हमारी जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये कभी भी अपने केमिकल्स को रिलीज ब्लड में नहीं करती, ठीक है। कभी भी ये अपने केमिकल्स को रिलीज यानी कि रसायनों को रक्त में श्रावित नहीं करती हैं, कौन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक। दूसरी चीज, इनको क्या कहा जाता है, इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियों का मतलब क्या है कि इनको एक पर्टिकुलर जगह पर अपने केमिकल्स को पहुंचाना होता है और इसीलिए उनको एक विशेष स्थान पर पहुंचाने के लिए अपने सिक्रीशन को एक पाइप की जरूरत होती है और उस पाइप की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको डक्टाइल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियां इनको कहा जाता है, ठीक है। इवन ये क्या रिलीज करती हैं, ये बेसिकली एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, यानी कि एंजाइम श्रावित करती हैं। तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं हमारी बेटा, ये कभी भी केमिकल्स को जो रिलीज कर रही हैं वो हार्मोन्स होते हैं और एक्सोक्राइन जो रिलीज करती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कभी भी अपने केमिकल्स को रक्त को छोड़ करके नहीं करती, लेकिन एक्सोक्राइन जो है ये हमेशा ब्लड में रिलीज नहीं होगा, ये ब्लड को छोड़ करके रिलीज करेगी, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखें तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी, इनमें कौन कौन सी आएंगी, जैसे कि हमारी ऑयल ग्लैंड होती है, तैलीय ग्रंथियां जिनको हम लोग सीबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देखा जाए तो सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड इनको कह देते हैं, यानी कि तैलीय ग्रंथियां, और ये प्रेजेंट कहां होती हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथियां या स्वेद ग्रंथियां, ये भी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि जो हमारी स्किन है, स्किन की कितनी परत होती है, तो हमारी जो स्किन होती है बेटा, ये 3 लेयर्स से मिल करके बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, 3 लेयर की होती है हमारी स्किन, यानी कि 3 परतों की बनी होती है। अब स्किन की स्टडी क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ द स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, स्किन का जो अध्ययन है वो हमारा क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि त्वचा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज, हमारी स्किन में बेटा जहां पर हमारे हेयर्स होते हैं ना, जहां पर हमारे क्या है, हेयर्स प्रेजेंट हैं, इन हेयर्स की बात करें तो हेयर्स के ही पास में यहां पर ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये होती हैं हमारी कौन सी, ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड यानी कि तैलीय ग्रंथियां, और ये रिलीज करती हैं सीबम को, और ये सीबम क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से कोई भी फंगल इन्फेक्शन यानी कि कवक जनित रोग हम लोगों को नहीं होता, ठीक। वही जो हमारी स्वेट ग्लैंड है यानी कि स्वेद ग्रंथियां हैं,
ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, स्वेट को रिलीज करती हैं, यानी कि पसीने को श्रावित करती हैं। और इसी के कारण, और यहां देखिए कि ग्लैंड तो यहां है लेकिन ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, यानी कि एक निश्चित जगह पर ये क्या कर रही है, ये स्वेट को रिलीज कर रही है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डक्टाइल ग्लैंड कहते हैं, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारी स्किन की जो 3 परतें हैं, यानी कि त्वचा की जो 3 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस या डर्मिस, दूसरी होती है एपिडर्मिस के बाद डर्मा या डर्मिस या मीजोडर्मिस, यानी कि मध्यवर्ती कहा जाता है, और तीसरी होती है हमारी एंडोडर्मिस। और यही एंडोडर्मिस के ही पास यहां पर आप लोगों को येलो कलर से ये एक लेयर दिख रही होगी बेटा। तो ये जो येलो कलर की लेयर है ये किसकी होती है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू यानी कि इनको कहा जाता है क्या, वसीय ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ये किसकी बनी है, एडिपोज टिश्यू यानी कि वसीय ऊतकों की बनी होती है। और इन्हीं के कारण हम लोगों का क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, तो त्वचा के नीचे हमारी वसीय ऊतकों की परत है, यानी कि एडिपोज टिश्यू की लेयर है। और ये एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और इसी कारण से फैट्स जो होते हैं, यानी कि वसाएं जो होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक, अब ये तो बात हुई हमारी स्किन की। तो यहां पर एक तो ऑयल ग्लैंड है और दूसरी हमारी स्वेट ग्लैंड है, यानी कि हमारी पसीने की ग्रंथियां और तैलीय ग्रंथियां। इसके बाद जो दूसरी ग्लैंड है ये होती है हमारी लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो इनको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, जो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड है जिनको कि हम लोग टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अश्रु ग्रंथियां होती हैं ये हमारी। और इनका काम क्या होता है, ये टीयर्स का प्रोडक्शन करती हैं, आंसुओं का उत्पादन करती हैं, और ये पाइप के थ्रू क्या करती हैं, हमारी आंखों में 24/7 ये टीयर्स को पहुंचाती रहती है, यानी कि आंसुओं को पहुंचाती रहती हैं। और इसी कारण से हम लोगों की आंखें जो हैं वो हमेशा नम बनी रहती हैं। ठीक है, कैसी बनी रहती हैं, हमेशा नम बनी रहती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पलकों का जो मूवमेंट है उसमें कभी भी हमें इरिटेशन नहीं होता। जब भी कभी लैक्राइमल ग्लैंड काम नहीं करेगी तो उस कारण से जो डिसीज कॉज होगी उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहा जाता है ड्राई आइड डिसीज, यानी कि शुष्क आंख, आंखें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से पलकों के मूवमेंट में भी आपको इरिटेशन होगा, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इवन इसके बाद अगर देखा जाए तो इवन जो हमारी आंखें हैं, आंखों का क्या होता है कि इनका एक्सपोजर भी बाहर सराउंडिंग्स में सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे शरीर का ऐसा अंग है, इनको तेज रोशनी धीमी रोशनी भी झेलनी है। अगर कहीं पर कोई रेडिएशन है, विकिरण है या पोल्यूशन है उसको भी झेलना है। तो सारी चीजें ये आईज झेलती हैं। और इसी कारण से आंखों के प्रोडक्शन के लिए हम लोगों की जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स में एक एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं। देखिए एंटीबॉडीज क्या होती हैं बेटा, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, यानी कि किसी भी एंटीजन यानी कि कोई भी आतंकवादी के विरुद्ध हथियार जो है वो एंटीबॉडी है। तो इसी कारण से हमारे आंसुओं में भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब ये बताइए क्या आंसू क्या हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं सर वो कहावत है, हमने सुना है खून के आंसू रुला देंगे। तो वो बात अलग है, वो अलग एस्पेक्ट में कही जा रही है। यहां पर बात हो रही है आपकी जो लैक्राइमल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, इनके बारे में, और ये टीयर्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आती है हमारी लैक्टिमल ग्लैंड, या इनको कहा जाता है मैमरी ग्लैंड, जिसकी वजह से हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि स्तनधारियों की कैटेगरी में आते हैं।
मैमल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट और केयर भी करते हैं और बॉडी में हेयर्स होते हैं, ठीक है। और मैमल का ये बेसिक कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन बॉडी या ऑन बॉडी, यानी कि शरीर में रोम की उपस्थिति, ये मैमल्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, क्या मैमल्स अंडे देते हैं? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। आपके जो एकिडना और प्लेटिपस है, ठीक है, जिनको कि प्रोटोथीरिया में रखा गया है, ये एग लेइंग मैमल में आते हैं, यानी कि अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, सीधे बच्चों का प्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करें, जो हमारा बेटा क्या है, यहां पर जो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्टिमल ग्लैंड है, यानी कि जिनको अगर हम लोग देखें लैक्टिमल ग्लैंड यानी कि दुग्ध ग्रंथियों की बात करें, तो यहां पर जो लोब्स का पोर्शन होता है, यही लोब्स काम क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मिल्क का प्रोडक्शन करवाते हैं मैमरी ग्लैंड से, यानी कि दूध का उत्पादन करते हैं। और जो डक्ट होती हैं, यानी कि नलिका इससे जुड़ी होती हैं, जो आगे जाकर के किससे अटैच हैं, निप्पल से अटैच होती हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, यहां से मिल्क का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो है, ये ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है कौन सी, हमारी लैक्टिमल ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड, लैक्टिमल ग्लैंड इनको कहा जाता है, यानी कि दुग्ध ग्रंथियां कहा जाता है। या साथ ही साथ अगर आप लोग देखिए तो लैक्टिमल ग्लैंड के अलावा इनको स्तन ग्रंथियां या दुग्ध ग्रंथियां, या कह दिया जाता है मैमरी ग्लैंड, ठीक है। इनको क्या कह दिया जाता है, मैमरी ग्लैंड कह दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये मिल्क के प्रोडक्शन का काम करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगली जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, ये है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियां। अब देखिए, हम लोगों में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। दो होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि हमारी जीभ के नीचे उपस्थित होती है, और यहां आप देख पा रहे हैं कि ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी पाइप के थ्रू ये हमारे माउथ में सलाइवा को रिलीज कर रही है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड, इनके ठीक पीछे गले के पास में होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये क्या करती हैं, ये भी सैलिवरी ग्लैंड का ही पार्ट है। तो 2 सबलिंगुअल और 2 सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरी होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारा ऊपरी जॉ है, ऊपरी जबड़ा है, इसके बैक साइड में और कान के पास में इनकी पोजीशन होती है, और इनकी संख्या भी कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती हैं सलाइवा का, ठीक है। किसको रिलीज करती हैं, तो सलाइवा को रिलीज करती हैं, यानी कि लार को श्रावित करती हैं। और लार हमेशा क्या होता है, हमारे ब्लड से बाहर रिलीज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लड में रिलीज होता है। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, इनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में ये भी आ जाएंगी, ठीक है, बहिश्रावी ग्रंथियां। बाकी इसमें कौन सा एंजाइम है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, किससे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ग्लैंड्स में, ठीक है, हम लोग उनकी बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो आंसर होगा हमेशा लिवर होगा, यानी कि यकृत होगा, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लिवर। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है, तो भी आंसर क्या होगा, तब भी लिवर ही आंसर होगा दोनों केस में, ठीक। दूसरा है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हमारा पैंक्रियाज होता है, यानी कि हमारा जो अग्नाशय है, अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। वही थर्ड आपका क्या है, द मिक्स्ड ग्लैंड, इसके बारे में भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि द मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो अंतःस्रावी की तरह भी काम करे और बहिश्रावी की तरह भी काम करे।
साथ ही साथ जो एंजाइम भी रिलीज कर रही है और जो हार्मोन भी रिलीज कर रही है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया, मिश्रित ग्रंथि कहा गया। तो मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी हमारी क्या है, पैंक्रियाज है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि जो वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है और वो है हमारी कौन सी, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को अगर देखें तो ये हमारा जो चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि हम लोगों का जो सीने का पोर्शन है, इसकी पोजीशन हार्ट के पास होती है और कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है। और ये काम किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ये करवाती हैं। ठीक है, क्लियर, किसका प्रोडक्शन करवाती हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स का ये प्रोडक्शन करवाती हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर हम लोग देखें तो दूसरा आपका पोर्शन क्या आता है, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आंसर आपका क्या है बेटा, यहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और इसी को एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो हमारे यहाँ नेक में प्रेजेंट है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्वाइटर, यानी कि घेंघा या गला घोटू, और उसमें यही थायराइड ग्लैंड स्वेल होकर के बड़ी हो जाती है और बाहर लटकने लगती है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं आपकी, ये आपका फैक्ट क्या है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब वही बात करें कि वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, यानी कि व्हिच ग्लैंड मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो पैराथायराइड ग्लैंड, बता चुके हैं आपका पहले। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो वो है हमारी पीनियल ग्लैंड, जिसको शिश्न ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड में पिट्यूटरी दिया हुआ है, कई जगह हमें देखने को मिलता है, तो बेटा वहां पर ऑप्शन बेस्ड है, वहां पर ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। क्यों क्यों ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां ऑप्शंस में दिया रहता है आपका लिवर, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी। क्या वहां पर नाम दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड का, तो नहीं दिया हुआ है। जब ऑप्शन में ही पीनियल ग्लैंड नहीं दिया हुआ है तो क्या आप पीनियल लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। वहां पर आंसर तब होगा पिट्यूटरी होगा, क्योंकि उन चारों में सबसे छोटी होती है आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, और यहां पर ऐसे पूरे शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है दैट इज पीनियल ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो मास्टर ग्रंथि होती है हमारी पिट्यूटरी, बता चुके हैं कि ये बाकी की ग्लैंड्स को गवर्न करती है, यानी कि उनको नियंत्रित करती है। ठीक है, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो पिट्यूटरी का भी मास्टर है वो कौन है, हाइपोथैलेमस होता है। अब यहां पर हम लोग देखें तो अगले पॉइंट पर आते हैं कि कुछ हमारे बेसिक फैक्ट्स। अब एक बेसिक फैक्ट आपका क्या है बेटा, यहां पर देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी हैं। हार्मोन्स में सबसे पहला अगर देखा जाए तो वो है कॉर्टिसोल। तो बेटा जो कॉर्टिसोल होता है हमारा हार्मोन, ये खास तौर पर रिलीज होता है कहां से, ये रिलीज होता है हमारा उसी स्मॉलेस्ट ग्लैंड यानी कि पीनियल ग्लैंड से। और ये क्या करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि जब हम लोगों को बहुत चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और ये करता क्या है, जब हम टेंशन में बहुत होते हैं तो हम लोगों को बहुत पसीना आता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो सब बढ़ाने का काम किसको है, किसका है, कॉर्टिसोल का है। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि चिंता का हार्मोन कौन सा है, तो आंसर होगा आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब वही बात करें जो मेलेटोनिन है, मेलेटोनिन के केस में अगर देखा जाए तो जो मेलेटोनिन हार्मोन हमारा होता है, ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम क्या करता है हमारे शरीर में,
तो मेलेटोनिन हार्मोन को अगर देखा जाए तो ये हमारे जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम का मतलब क्या है बेटा? बचपन से अभी तक जिस समय पर आप लोग उठते आए हो, उसी के आसपास आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। और जिस समय पर सोते आए हो, बस कुछ इंटरेस्टिंग काम ना कर रहे हो, तो उतनी देर आपको ड्राउजीनेस फील होती ही होती है। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये आपका जो सर्केडियन रिदम, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि हमारी जैविक घड़ी। अगर आप में से किसी को अभी कल के कल यूएस भेज दिया जाए, तो जिस समय यहां पर दिन है वहां पर रात है, तो आपको वहां दिन में नींद आएगी, रात में नींद नहीं आएगी। तो परेशान हो जाते हैं आप लोग कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, जो कि हमारा मेलेटोनिन की वजह से होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन की हम लोग बात कर चुके हैं कि इसको क्या कहा जाता है, मेल हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर